मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि मुझे उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी की 100वीं जयंती बहुत ही एक प्रेरणा के अवसर के रूप में मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है। ओडिया और अंग्रेजी के बाद हिंदी संस्करण के जरिए आपने इस आवश्यकता को पूरा किया है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए भाई भर्तृहरि महताब जी को, हरे कृष्ण महताब फाउंडेशन को और विशेष रूप से शंकरलाल पुरोहित जी को उनका धन्यवाद भी करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भर्तृहरि जी ने इस पुस्तक के विमोचन के अनुरोध के साथ ही मुझे एक प्रति भी वो आकर के दे के गए थे। मैं पढ़ तो नहीं पाया पूरी, लेकिन जो सरसरी नज़र से मैंने उसको देखा तो मन में विचार आया कि इसका हिंदी प्रकाशन वाकई कितने सुखद संयोगों से जुड़ा हुआ है। ये पुस्तक एक ऐसे साल में प्रकाशित हुई है जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी साल उस घटना को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं जब हरे कृष्ण महताब जी कॉलेज छोड़कर आज़ादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी तो ओडिशा में हरे कृष्ण जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। ये भी संयोग है कि वर्ष 2023 में ओडिशा इतिहास के प्रकाशन के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब किसी विचार के केंद्र में देश सेवा का, समाज सेवा का बीज होता है तो ऐसे संयोग भी बनते ही चलते हैं। साथियों, इस किताब की भूमिका में भर्तृहरि जी ने लिखा है कि डॉक्टर हरिकृष्ण महताब जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास बनाया भी, बनते हुए देखा भी और उसे लिखा भी। वास्तव में ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व बहुत बिरले होते हैं। ऐसे महापुरुष खुद भी इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं। महताब जी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी खपा दी। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए भी लड़े। जात पात, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने अपने पैतृक मंदिर को भी सभी जातियों के लिए खोला। और उस जमाने में आज भी एक स्वयं के व्यवहार से इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करना
ये इसको आज शायद इसको हमें इसकी ताकत क्या है अंदाज नहीं आएगा। उस युग में देखेंगे तो अंदाज आएगा कि कितना बड़ा साहस होगा। परिवार में भी किस प्रकार के माहौल से इस निर्णय की ओर जाना पड़ा होगा। आज़ादी के बाद उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में बड़े बड़े फैसले लिए। उड़ीसा के भविष्य को गढ़ने के लिए अनेक प्रयास किए। शहरों का आधुनिकीकरण, पोर्ट का आधुनिकीकरण, स्टील प्लांट, ऐसे कितने ही कार्यों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथियों, सत्ता में पहुंचकर भी वो हमेशा पहले अपने आप को एक स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे और वो जीवन पर्यंत स्वाधीनता सेनानी बने रहे। ये बात आज के जनप्रतिनिधियों को हैरत में डाल सकती है कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे, आपातकाल में उसी पार्टी का विरोध करते हुए वो जेल गए थे। यानी वो ऐसे विरले नेता थे जो देश की आजादी के लिए भी जेल गए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी जेल गए। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आपातकाल समाप्त होने के बाद उन्हें मिलने के लिए उड़ीसा गया था। मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे बराबर याद है प्री लंच टाइम दिया था। तो स्वाभाविक है कि लंच का समय होते ही बात पूरी हो जाएगी। और लेकिन मैं आज याद करता हूँ, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे तक वो खाने के लिए नहीं गए और लंबे अरसे तक मुझे बहुत सी चीज़ें बताते रहे। क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के लिए एक सारा रिसर्च कर रहा था, कुछ मटेरियल कलेक्ट कर रहा था, इस सिलसिले में मैं उनके पास गया था। और मेरा ये अनुभव, और मैं कभी कभी देखता हूँ कि जो बड़े परिवार में बेटे संतान पैदा होते हैं, और उसमें भी खास करके राजनीतिक परिवारों में, और बाद में उनके संतानों को देखते हैं तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भर्तृहरि जी को देखने के बाद कभी नहीं लगता है। और उसका कारण हरे कृष्ण जी ने परिवार में जो शिस्त, अनुशासन, संस्कार, इसको भी उतना ही बल दिया, तब जाकर के हमें भर्तृहरि जैसे साथी मिलते हैं। साथियों, ये हम भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उड़ीसा के भविष्य की चिंता करते हुए भी उड़ीसा के इतिहास के प्रति उनका आकर्षण बहुत अधिक था। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अहम भूमिका निभाई। उड़ीसा के इतिहास को राष्ट्रीय पटल पर ले गए। उड़ीसा में म्यूजियम हो, आर्काइव्स हो, आर्कियोलॉजी सेक्शन हो, ये सब महताब जी की इतिहास दृष्टि और उनके योगदान से ही संभव हुआ। साथियों, मैंने कई विद्वानों से सुना है कि अगर आपने महताब जी की उड़ीसा इतिहास पढ़ ली तो समझो आपने उड़ीसा को जान लिया, उड़ीसा को जी लिया। और ये बात सही भी है। इतिहास केवल अतीत का अध्याय नहीं होता, बल्कि भविष्य का आईना भी होता है। इसी विचारों को सामने रखकर आज देश अमृत महोत्सव में आजादी के इतिहास को
फिर से जीवंत कर रहा है। आज हम स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा उसे न केवल जाने बल्कि अनुभव करे, नया आत्मविश्वास के साथ भर जाए और कुछ कर गुजरने के मकसद से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े। स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आ सकी। और जैसा अभी भर्तृहरि जी कह रहे थे कि भारत का इतिहास राजमहलों का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास राजपथ का इतिहास नहीं है, सिर्फ जन जन के जीवन के साथ इतिहास अपने आप निर्माण हुआ है। और तभी तो हजारों साल की इस महान परंपरा को लेकर के हम जिए होंगे। ये बाहरी सोच है कि जिसने राजपाट और राजघरानों के आसपास की घटनाओं को ही इतिहास मान लिया, हम वो लोग नहीं है। पूरी रामायण और महाभारत देखिए, 80% बातें सामान्य जन की हैं, 80%। और इसलिए हम लोगों के जीवन में जन सामान्य एक केंद्र बिंदु में रहा है। आज हमारे युवा इतिहास के उन अध्ययन पर शोध करें और कर रहे हैं, उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रयासों में कितनी प्रेरणाएं निकलकर सामने आएगी, देश की विविधता के कितने रंगों से हम परिचित हो पाएंगे। साथियों, हरे कृष्ण जी ने आजादी की लड़ाई के ऐसे अनेकों अध्यायों से हमें परिचित कराया है, जिनसे उड़ीसा को लेकर बोध और शोध के नए आयाम खुले हैं। पाइक संग्राम, गंजाम आंदोलन और लारजा कोल आंदोलन से लेकर संबलपुर संग्राम तक ओडिशा की धरती ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को हमेशा नई ऊर्जा दी। कितने ही सेनानियों को अंग्रेजों ने जेलों में डाला, यातनाएं दी, कितने ही बलिदान हुए, लेकिन आजादी का जुनून कमजोर नहीं हुआ। संबलपुर संग्राम के वीर क्रांतिकारी सुरेंद्र राय हमारे लिए आज भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब देश ने गांधी जी के नेतृत्व में गुलामी के खिलाफ अपने अंतिम लड़ाई शुरू की, तो भी ओडिशा और वहाँ के लोगों उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा, ये ऐसे आंदोलन थे, वहाँ से लेकर के नमक सत्याग्रह तक पंडित गोपबंधु, आचार्य हरिहर और हरे कृष्ण मेहताब जैसे नायक ओडिशा को नेतृत्व दे रहे थे। रमा देवी, मालती देवी, कोकिला देवी, रानी भाग्यवती, ऐसी कितनी माताएं बहनें थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। इसी तरह ओडिशा के हमारे आदिवासी समाज के योगदान को कौन भूल सकता है। हमारे आदिवासियों ने अपने शौर्य और देश प्रेम से कभी भी विदेशी हुकूमत को चैन से बैठने नहीं दिया। और आपको शायद पता होगा, मेरी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग में आदिवासी समाज का जो नेतृत्व रहा है, भूमिका रही है, उससे संबंधित उन राज्यों में जहां पर उस प्रकार के भावी पीढ़ी के लिए एक म्यूजियम वहां बनना चाहिए। अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत त्याग और तपस्या की, बलिदान की वीर गाथाएं पड़ी पड़ी है। कैसे वो जंग लड़ते थे, कैसे जंग जीतते थे, लंबे अरसे तक अंग्रेजों को पैर नहीं रखने देते थे अपने बलबूते पर। ये बातें हमारे
आदिवासी समाज की इस ताक तपस्या के गौरव को आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश है कि पूरे देश में आदिवासी समाज का आज़ादी के जंग में नेतृत्व, उसको अलग से उजागर करके लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। और कई अनगिनत कहानियां हैं जिसकी ओर शायद इतिहास ने भी अन्याय किया है। हमारे जैसा हम लोगों का स्वभाव है, ज़रा तामझाम वाली चीज़ें आ जाए तो हम उस तरफ लुढ़क जाते हैं, और इसके कारण ऐसी तपस्या की बहुत बातें होती हैं, त्याग की बहुत बातें होती हैं जो एकदम से उभर करके सामने नहीं आती, तो प्रयास करके लाना होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के महान आदिवासी नायक लक्ष्मण नायक जी को हमें जरूर याद करना चाहिए। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी, आज़ादी का सपना लेकर वो भारत माता की गोद में सो गए थे। साथियों, आज़ादी के इतिहास के साथ साथ अमृत महोत्सव का एक महत्वपूर्ण आयाम भारत की सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक पूंजी भी है। ओडिशा तो हमारी इस सांस्कृतिक विविधता का एक संपूर्ण चित्र, कंप्लीट पिक्चर है। यहाँ की कला, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ की आदिवासी संस्कृति पूरे देश की धरोहर है। पूरे देश को इससे परिचित होना चाहिए, जुड़ना चाहिए और नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। हम उड़ीसा इतिहास को जितना गहराई से समझेंगे, दुनिया के सामने लाएंगे, मानवता को समझने का उतना ही व्यापक दृष्टिकोण हमें मिलेगा। हरे कृष्ण जी ने अपनी पुस्तक में उड़ीसा की आस्था, कला और वास्तु पर जो प्रकाश डाला है, हमारे युवाओं को इस दिशा में एक मजबूती और एक मजबूत आधार देती है। साथियों, उड़ीसा के अतीत को आप खंगालें, आप देखेंगे कि उसमें हमें उड़ीसा के साथ साथ पूरे भारत के ऐतिहासिक सामर्थ्य के भी दर्शन होते हैं। इतिहास में लिखित ये सामर्थ्य वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, भविष्य के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करता है। आप देखिए, उड़ीसा की विशाल समुद्री सीमा एक समय भारत के बड़े बड़े पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के साथ यहाँ से जो व्यापार होता था, वो उड़ीसा और भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण था। कुछ इतिहासकारों ने शोध तो यहाँ तक बताते हैं कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जिराफ की तस्वीरें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का सबूत है कि उड़ीसा के व्यापारी अफ्रीका तक व्यापार करते थे, तभी तो जिराफ की बात आई होगी। उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं। बड़ी संख्या में उड़ीसा के लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में रहते भी थे। उन्हें दरिया पारी ओडिया कहते थे। ओडिया से मिलती जुलती स्क्रिप्ट्स कितने ही देशों में मिलती हैं। इतिहास के जानकार कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इसी समुद्री व्यापार पर अधिकार हासिल करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण ने सम्राट अशोक को धम्म अशोक बना दिया और एक तरह से ओडिशा व्यापार के साथ साथ भारत से बौद्ध संस्कृति के प्रसार का माध्यम भी बना।